Today we are going to discuss the history taking in respiratory system, right? So we are going to start with the clinical features. The first, that is, we will be talking about the symptoms first of all, right? Now in symptoms, जो respiratory system अगर involved है, तो कौन-कौन से symptoms के साथ the patient is going to present to you, ठीक है? That is, what all is going to be the chief complaint of the patient, वो हम अभी discuss करेंगे, ठीक है? So सबसे पहली complaint जो patient देगा, that can be anything, but let's discuss with shortness of breath, ठीक है? Now shortness of breath, वो बोल सकता है सांस नहीं आ रही है, ठीक है? breathlessness भी हो सकती है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लेंट है, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण हो सकती है, इट कैन बी ड्यू टू कार्डियक डिजीज़ ऑल्सो, ठीक है? तो जब हम सीवीएस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी यही सिम्टम आ सकता है, राइट? इट कैन बी द कॉज ऑफ अनीमिया, ठीक है? और कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है ना, जैसे किसी को पैनिक अटैक पड़ जाता है, वो बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, ठीक है? तो इनमें से भी कोई भी हो सकता है, ठीक है? अभी हम विद द पॉइंट ऑफ व्यू रेस्पिरेटरी के क्या कॉजेज़ रह सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब पेशेंट बोलेगा कि मुझे होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपने उससे क्या-क्या पूछना है? पहला क्वेश्चन आप ऑनसेट के बारे में पूछेंगे। ऑनसेट कैसे पूछेंगे? हाउ डिड द ब्रेथलेसनेस स्टार्ट? ये कब से शुरू हुई है आपको ये दिक्कत? ठीक है? क्या अचानक शुरू हुई है? या कुछ घंटों में शुरू हुई है, कुछ घंटों से हो रही थी या होती है? ठीक है? ठीक है, अचानक हुई है या कुछ घंटों में हुई है? या आपको इंसीडियस है, मतलब आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट याद नहीं है जब से वो स्टार्ट हुई है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया कि कब से है, ठीक है? बट काफ़ी टाइम से हो रही है, तो वो बोलेगा कुछ पिछले कुछ साल से हो रही है, पिछले कुछ मंथ से हो रही है, ठीक है? द हिस्ट्री विल नॉट बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डेट और टाइम, ठीक है? वेग सी होगी, ठीक है? तो क्या-क्या कारण रह सकते हैं इंस्टेंट की कि अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है? इट कैन बी न्यूमोथोरैक्स, राइट? इट कैन बी न्यूमोथोरैक्स, इट कैन बी पल्मोनरी एम्बोलिस, उसमें भी अचानक से आपको सांस आना बंद हो जाएगी। एनाफिलिक्सिस एंड पीएनडी। अब अगर देखो यहाँ पे पीएनडी आ गया, मतलब ये कार्डियक डिजीज का स्पेसिफिक है, बट स्टिल हम अभी यहाँ पे एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले में हमने लिख दिया है, ठीक है? ये क्लियर हो गया, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए कि इंस्टेंटली अगर उसको सांस नहीं आ रही है, आपके सामने एक पेशेंट है, इंस्टेंटली वो बोला मुझे सांस आने में दिक्कत हो रही है, डू मेक श्योर कि कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है कोई, ठीक है? तभी तो होगा उससे सांस नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा? न्यूमोथोरैक्स हो सकता है या पल्मोनरी एम्बोलिस हो सकता है। मतलब कार्डियक रीज़न्स भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ अभी इसके ही रीज़न बता रही हूँ, ठीक है? कुछ आवर्स के लिए उसको सांस नहीं आ रही थी। इट कैन बी एज़मा, ठीक है? या एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, ठीक है? एडीमा हो रहा है आपके लंग्स में, तब भी ऐसा हो सकता है कुछ घंटों के लिए आपको लग रहा है कि सांस नहीं आ रही, ठीक है? लोबार निमोनिया, कोई स्पेसिफिक लोब अफेक्ट हो गया है, ठीक है? निमोनिया की वजह से। और एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है? मोस्टली आपको पेशेंट्स एज़मा वाले मिल सकते हैं, निमोनिया वाले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बट दीज़ आल्सो हैव टू बी डिफरेंशियल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है? तो वाइवा के लिए आप कुछ स्पेसिफिक वाले याद रखें, एज़मा, एडीमा, लोबार निमोनिया, ठीक है? अगला आता है फिर इंसीडियस। इंसीडियस काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। प्लूरल इफ्यूजन में, ठीक है? काफ़ी टाइम से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। मतलब लंग्स में कुछ-कुछ भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ठीक है? सीओपीडी का नाम ही है, क्रॉनिक वाली है, ठीक है? काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, राइट? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ेज़ भी इसमें आती हैं एंड लंग ट्यूमर भी आएगा, ठीक है? तो लंग डिस्कस कर रहे हैं और ट्यूमर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऑनसेट का पूछ लिया। नेक्स्ट आप पेशेंट से पूछेंगे, हाउ इज़ योर ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ओवरनाइट? अब कुछ कंडीशंस आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि अगर एज़मा पेशेंट को है, तो वो अचानक से उठ जाएगा, अगर वो लेटा हुआ होगा, ठीक है? सीओपीडी वाले को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, द पेशेंट विल बी कंफर्टेबल एट रेस्ट, ठीक है? एक कंडीशन होती है ऑर्थोप्निया, ठीक है? पेशेंट जब लेटता है, तो विदिन फ्यू मिनट्स वो फिर से खड़ा हो जाता है कि सांस नहीं आ रही है, ठीक है? मतलब लेटने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है? सीवीएस और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सीवीएस का हम सीवीएस में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देयर कैन बी सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? क्यों हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एज़ पर द डिफरेंट डिजीजेस। डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस, आपका डायफ्राम वीक है, ठीक है? तो जैसे वो लेटेगा, एब्डोमेन डिस्प्लेस होगा, ठीक है? ऊपर को पुश हो जाएगा ना, सो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है? पीएनडी भी आप पूछ सकते हो कि रात को आपको ऐसा तो नहीं होता कि बहुत मतलब कुछ आवर्स के बाद सो गए थे आप, सोने के बाद, ठीक है? ऑर्थोप्निया है कि लेटते ही कुछ-कुछ होने लग गया। पीएनडी में आप सो चुके हो और फिर आपको कुछ आवर्स के बाद सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई कि आपको उठ के बैठना पड़ा, मतलब पैर बाहर निकालने पड़े अपने बिस्तर से, ठीक है? नीचे फ्लोर पे लाई डाउन करना पड़ा पैरों को, या आपको उठना पड़ा और विंडो तक जाना पड़ा, या रूम में इधर से उधर वॉक करना पड़ा। ऐसे आप पीएनडी की हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है? नाउ पीएनडी इज़ आस्क्ड टू रूल आउट सीवियस, ठीक है? पोस्चरल वेरिएशन तो नहीं है, मे बी कोई डायफ्रैग्मेटिक पैल्सी हो, ठीक है? तो आप पोस्चर से जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज़ योर ब्रेथलेसनेस वेरी फ्रॉम डे टू डे और वीक टू वीक? मतलब कोई चेंज आया है? क्योंकि एज़मा में वेरिएबल ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है? कभी-कभार ज़्यादा आई, कभी थोड़ी कम आई, ऐसे, ठीक है? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकती है ज़्यादा हो, ठीक है? पर वेरिएबिलिटी है, ठीक है? सीओपीडी या कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, हमने अभी कहा कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और सीओपीडी, इनका ऑनसेट कैसा होता? इंसीडियस, मतलब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है? सो दे आर कंसिस्टेंट डेली लिमिटेशन। कंसिस्टेंटली मतलब हम काफ़ी टाइम से है, चलती है, ठीक है? ऐसा कोई वेरिएबल नहीं कि अचानक से मुझे अब हो रहा है, नो। तो ये रीज़न वही है कि वो इंसीडियस एंड ऑनसेट है, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम डिजीज़ेज़ भी लर्न कर रहे हैं कि कौन-कौन सी आती है, जैसे सीओपीडी, एज़मा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है? अभी तक ये 3 हमने हिस्ट्री में ही देख ली कि क्या-क्या इसके सिम्पटम्स हो सकते हैं।
ठीक है। अब इस चीज़ को आप कैसा पता करेंगे कि पहले ज़्यादा दिक्कत थी, अब कम दिक्कत है ना? तो उस चीज़ के लिए वी हैव द मेडिकल रिसर्च काउंसिल ब्रेथलेसनेस स्केल। इससे हम प्रोग्रेशन का पता करते हैं। यू हैव टू मेंशन इट इन द हिस्ट्री कि अर्लियर इट वाज़ एमआरसी ग्रेड 1, नाउ इट इज़ एमआरसी ग्रेड 4 और 5 जो भी अभी हो गया है, और ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है? इसमें बेसिकली 5 ग्रेड्स होते हैं बट वी स्टार्ट विद ग्रेड 0। ठीक है? तो आपने ये पूछना है पेशेंट से। ठीक है? अब एमआरसी ग्रेडिंग हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ग्रेड 0 क्या होता है? ग्रेड 0 में स्ट्रेनस एक्सरसाइज, कि आपको कोई एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, आपने कोई काम किया, जैसे लकड़ी काट लिया, कुछ की, उसके बाद कुछ अचानक से काम हुआ ना, ये सांस लेने में दिक्कत हुई। ठीक है? सो दैट इज ग्रेड 0, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद। ठीक है? यू कैंट आस्क द ओल्ड पर्सन कि आप जिम गए थे, ये तब हुआ। ठीक है? एज पर द पेशेंट आप अपने हिसाब से पूछें कि उनके लिए स्ट्रेनस एक्सरसाइज क्या हो सकती है, तो वो ग्रेड 0 होगा। ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, द पर्सन इज कंफर्टेबल ऑल डे अराउंड, सिर्फ स्ट्रेनस एक्सरसाइज में के बाद है। ग्रेड 1 आता है हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ हिल। ठीक है? आप लेवल पे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, तब आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो रही है। फिर आता है ग्रेड 2 सॉरी, वॉक्स स्लोअर देन पीपल ऑफ द सेम एज और स्टॉप्स फॉर टेकिंग ब्रेथ। कि पेशेंट ने अब नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरे उम्र के साथ वाले या मुझसे ज़्यादा उम्र वाले ठीक है, वो मुझसे फास्ट चल रहा है, या चलते चलते आपको बीच में रुकना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, आपका सांस फूल रहा है। ठीक है? ग्रेड 3 स्टॉप्स फॉर ब्रेथ आफ्टर टेकिंग 100 मीटर। तो ये वाला है कि 100 मीटर, 100 मीटर के बाद ही आपको रुकना पड़ रहा है, चलते चलते ही। ठीक है? और लास्ट है ब्रेथलेस वाइल ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, मतलब जो कॉमन हाउस होल्ड एक्टिविटीज में आप, सबसे कॉमन है कपड़े पहनना और उतारना, उसमें ही उसका सांस फूलने लग गया है, एंड ब्रेथलेस टू लीव द होम, कि मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता, इतनी कंडीशन डिटीरियोरेट कर चुकी है। तो ग्रेड 4, तो ये आपने इस चीज में बताना है। ठीक है? कि क्या प्रोग्रेशन है। जैसे कि एजमा, इट इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज। ठीक है? व्हेन डज द ब्रेथलेसनेस, अगर एजमा का पेशेंट आपके पास आए, राइट। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, कि क्यों सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है? अगर हम सिर्फ मैकेनिज्म डिस्कस करें, कीमोरिसेप्टर्स यहाँ पे प्ले कर सकते हैं रोल। ठीक है? पेरिफेरल एंड देयर आर सम सेंट्रल। पेरिफेरल में जैसे कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज होती हैं, दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है? तो मे बी वो एक्टिवेट हो गई होंगी। सेंट्रल में आपका मेडुला। ठीक है? बट द मेडुला इज सेंसिटिव ओनली टू चेंजेस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन से उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? एंड देयर कैन बी सम चेंज इन द पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वहां से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट कर दिया आपकी बॉडी ने, एज अ सिग्नल स्विच ऑन कर दिया कि ऐसा हो जाए। ठीक है? दूसरा रीजन हो सकता है इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, कि आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। क्यों? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कि एयर जो है वो अंदर ही नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं अंदर आ पा रही है? देयर कैन बी ब्रोंकियल एजमा, सीओपीटी या ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है? एयर फ्लो, ठीक है, एयर अंदर बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। डिक्रीज्ड पल्मनरी कंप्लायंस। ठीक है? आपका लंग जो है वो ढंग से इन्फ्लेट नहीं कर पा रहा है, पल्मनरी एडिमा हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, एलर्जिक एल्वेलाइटिस हो सकता है, या रिस्ट्रिक्टेड चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट में ही वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इट कैन बी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड काइफोस्कोलियोसिस। इसलिए जब हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जामिनेशन, स्पाइन एग्जामिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, पहले क्लियर हो गया, मे बी कीमोरिसेप्टर्स कहीं एक्टिवेट हो गया, ब्लड में चेंजेस कुछ ऐसी ऐसी आ गई हैं हमारी। इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्लाइंस डिक्रीज्ड पल्मनरी कंप्लाइंस हो गई है, चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीजन रह सकता है। इंक्रीज्ड वेंटिलेटरी ड्राइव, मतलब वीक्यू मिसमैच हो गया है। ठीक है? वीक्यू मिसमैच कब कब हो सकता है? अगेन जैसे कि कंसोलिडेशन हो गया है, लंग कोलैप्स हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, या पल्मनरी एडिमा हो गया, राइट। हाइपरवेंटिलेशन ड्यू टू रिसेप्टर स्टिमुलेशन, कीमोरिसेप्टर्स हमने बात की। देन जे रिसेप्टर्स एट एल्वियो कैपिलरी जंक्शन, अब कीमोरिसेप्टर्स एसिडोसिस या हाइपोक्सिया। ठीक है? जैसे कि शॉक, निमोनिया, हाइपरकैप्निया। ठीक है? पल्मनरी एडिमा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, पल्मनरी कंजेशन, राइट। मसल स्पिंडल्स इन टेंशन, मसल स्पिंडल्स इन योर इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सेंट्रल। तो ये सारे रिसेप्टर्स यहाँ के अगर एक्टिवेट हो गए तो, ठीक है, जैसे कि ये वाला आ गया आपका एक्सर्शन, एंजाइटी, थ्रोम्बो सॉरी और थायरोटॉक्सिकोसिस एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, इनमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। इंपेयर्ड रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन, आपके रेस्पिरेशन के लिए जो मसल्स हैं उन्हीं में कुछ डिजीज हो गई है, तो इसमें पोलियो आ सकता है, गुलिनबेरी सिंड्रोम आ सकता है, और माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। तो अगर इतना डिटेल में भी हमने नहीं जाना है तो हम कुछ कुछ याद रख सकते हैं कि मे बी रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन हो गया हो। ठीक है? तो ये चेंजेस थोड़ा बहुत आपको याद ही हो जाएंगे, है ना। दूसरा आप बस आ सकते हैं कि देयर कैन बी इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, कि बहुत काम करना पड़ रहा है लंग को। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एयर अंदर नहीं जा रही है, या लंग एक्सपैंड नहीं कर रही है, चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर रही है। ठीक है? ये 3 बता सकते हैं आप। वेंटिलेटरी ड्राइव बढ़ गई है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है? क्यों चाहिए? क्योंकि एडिमा हो गया, कोलैप्स हो गया, इफ्यूजन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, मतलब लंग खराब हो रहा है, हमें ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है? रिसेप्टर वाला आप मेन ही बोल सकते हो एक, और रेस्पिरेटरी मसल्स ही आपकी इंपेयर्ड है। ठीक है? तो शॉर्ट आप खुद से भी लिख सकते हैं आप इतना, या पूछा जाए तो बोल सकते हैं इतना। ठीक है? अनदर थिंग व्हिच वी विल बी आस्किंग द पेशेंट इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ डिस्निया। टाइमिंग में मतलब सांस जब लेते हैं उस टाइम प्रॉब्लम आती है, कि सांस जब छोड़ते हैं उस टाइम प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो अगर इंस्पायरेटरी होगी, सो देयर विल बी लीजन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आउटसाइड द थोरैक्स। ठीक है? लेकिन एक्सपायरेटरी या मिक्स्ड होगी तो तब थोरैसिक या मेटाबॉलिक डिजीज होगी। एंड दिस एक्सपायरेटरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। अब इनके हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो वी कैन सी द कॉजेस ऑफ इंस्पायरेटरी डिस्निया, मतलब सांस लेने के दौरान ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आउटसाइड से स्टार्ट हो रहा है, स्टेनोटिक नियर्स, ग्रॉस डिविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप हो सकता है, राइनोसाइनोसाइटिस, enlarged adenoids in young children, foreign body aspiration, laryngotracheal trauma, tonsillar hypertrophy, peritonsillar abscess, retropharyngeal abscess, vocal cord palsy, ठीक है, acute laryngotracheitis, epiglottitis, pertussis, spasmodic croup। तो ये सारे हैं, सांस लेने नहीं देंगे पेशेंट को ये। ठीक है? पहले ही रुक जाएगी उसकी सांस। अब नेक्स्ट है
सांस छोड़ने में प्रॉब्लम है या दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या क्या आता है, सीओपीडी जो आपका मेन है, ठीक है। सीओपीडी के साथ साथ आपका ट्रैकियल कोलैप्स, ठीक है, या ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, फॉरेन बॉडी हो सकती है, नियोप्लेजिया हो सकता है, इनलार्ज्ड लिम्फ नोड हो सकता है, इनलार्ज्ड लेफ्ट एट्रिया भी हो सकता है, एज़मा भी हो सकता है एंड सीओपीडी, ठीक है। रेस्पिरेटरी की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्टिव डिस्निया की अगर हम बात करें, एक है जो शोर मचाएगा और एक है जो साइलेंट है, तो नॉइजिया वाला जिसमें आपको साउंड भी सुनाई देगी। पल्मनरी एडिमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, पल्मनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, नियोप्लेजिया हो सकता है, पल्मनरी इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, असाइटिस हो सकता है, प्रेगनेंसी, ऑर्गेनोमेगाली, गैस्ट्रिक डायलिटेशन, वॉल्वुलस एंड नियोप्लेजिया, ठीक है। साइलेंट वन, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, थिकन्ड प्लूरा, diaphragmatic hernia and chest tumors, right? So this was our first symptom. The next symptom which we are going to discuss is wheeze. So what do we understand by wheeze? Wheeze is a high pitched musical whistling sound. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उसमें प्लीज व्हीज की साउंड सुने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक म्यूजिकल विस्लिंग साउंड जैसी होगी, विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू स्मॉल एयरवेज, छोटे छोटे एयरवेज होंगे। दीज एयरवेज दे आर फर्दर नैरोड बाय ब्रोंकोस्पैज्म या कोई सिक्रीशन है, ठीक है। तो और पहले ही वो स्मॉल है, ऊपर से वो और नैरो करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो तब जाके ये साउंड आती है, राइट। तो आपने पेशेंट से अब क्या क्या पूछना है कि व्हाट इज द ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। एग्रेवेटिंग कोई फैक्टर्स तो नहीं है कि सीजनल, ट्यूनरल या पोस्चरल, रिलीव कैसे होता है, आपको रेस्ट लेना पता है, ड्रग्स लेते हो, वर्स ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एंड लिमिट से तो सीओपीडी हो सकता है, सीओपीडी में भी वीज मिलती है, आफ्टर एजमा हो सकता है, ठीक है। वेक अप विद वीज ड्यूरिंग द नाइट, तो एजमा हो सकता है, एसोसिएटेड विद फीवर और एलर्जी, तो एलर्जिक एजमा हो सकता है। देन नॉक्टर्नल, नोटिस्ड बाय पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है, एंड रिलीव्ड बाय क्लियरिंग स्पूटम, वर्स ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, तो सुबह उठते ही इतना ज्यादा वीक्स होता है, आपको अपना गला साफ करना पड़ता है, तब थोड़ा आराम मिलता है। रीजन कैन बी सीओपीडी एंड ब्रोंकियोस्टेसिस, ठीक है। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर साउंड्स आल्सो, अगर स्ट्राइडर होगा तो उसमें लाउडर ड्रामेटिक क्रोक होगी। रैटलिंग साउंड भी आपको मिल सकती है, रैटलिंग साउंड आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले उसमें मिलेगी, इन्फेक्शंस में जहाँ पे सिक्रीशंस होंगी, लूज मोबाइल सिक्रीशंस, ठीक है, इन बट व्हाट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एंड दे क्रिएट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। स्ट्राइडर का क्या था, स्मॉल एयरवेज में, ठीक है। अब ये वीज कहाँ कहाँ मिलती है, एजमा एंड सीओपीडी हमने अभी भी डिस्कस किया, ब्रोंकियोस्टेसिस भी हमने डिस्कस किया। इसी में दो और रीजन से, एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक वीज भी होता है, एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कफ, पेशेंट कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। कफ का ऑनसेट अगर देखें तो इट कैन बी एक्यूट, क्रॉनिक एंड सब एक्यूट। एक्यूट कैन बी लेस देन 3 वीक्स, सब एक्यूट होगा 3 से 8, क्रॉनिक होगा मोर देन 8 वीक्स। तो ये पूछना है आपने कितना टाइम हो गया ड्यूरेशन। इज इट प्रेजेंट एवरीडे, सुबह से शाम तक रहता है। ड्राई है कि वेट, वेट मतलब प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव होने का मतलब कि उसमें स्पूटम प्रोडक्शन, एक्सपेक्टोरेशन हो रही है कि नहीं है। थ्रोट क्लियरिंग, गला साफ करना पड़ता है, स्पूटम इज प्रोड्यूस्ड, यही हुआ। हिमोप्टिसिस, ब्लड इन कफ, ठीक है। ट्रिगर्स, swallowing, cold air during or after exercise, allergens पूछना है आपने। स्मोकिंग की हिस्ट्री के बारे में भी, एसोसिएटेड विद वीज, आप पर्सनल हिस्ट्री में तो पूछेंगे स्मोकिंग, लेकिन यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। एसोसिएटेड विद वीज, कफ वेरिएंट एजमा कैन बी देयर, हार्ट बर्न तो नहीं है एसोसिएटेड विद दिस, गर्ड, ठीक है। ऑल्टर्ड वॉइस और स्वॉलोइंग तो नहीं है कफ के साथ, लेरेंजियल कॉज हो सकता है, और कोई ड्रग हिस्ट्री लाइक एस इनहिबिटर्स तो नहीं ले रहा है पेशेंट, राइट, तब भी जो है उसको कफ हो सकता है। नाउ देयर आर सम कॉजेस ऑफ क्रॉनिक कफ, अगर वो बोलेगा कि बहुत टाइम से मुझे कफ है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव रीजंस फॉर लाइक एक्यूट कफ, ड्यूरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी में हो सकता है ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, क्या पता उसे ब्रोंको निमोनिया हो गया हो, वायरल निमोनिया हो गया हो, एक्यूट ऑन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या पल्मनरी एम्बोलिज्म। सडन ऑनसेट किसमें होगा कि अचानक से खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, फॉरेन बॉडी हैज टू बी द फर्स्ट, राइट। वुपिंग कफ में भी होता है एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल एस्मा, ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी, अचानक से खांसी आ रही है, गर्ड एंड एलवीएफ कैन बी देयर, ठीक है। सब एक्यूट कफ, सब एक्यूट में हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, पर्ट्यूसिस एंड ब्रोंकिक्टिसिस, पोस्ट वायरल ट्यूसर सिंड्रोम, यहाँ पे गर्ड फिर से आएगा। कोई इंटेंशनल कफ भी हो सकता है जो करे जा रहा है, ठीक है, एंड टॉरेटिस सिंड्रोम। सारे याद नहीं रखने होते हैं, मेन मेन याद रखने होते हैं, ठीक है। क्रॉनिक 8 हफ्तों से ज़्यादा उसको खांसी की दिक्कत है, COPD, asthma, interstitial lung disease, tuberculosis, lung cancer, pneumoconiosis can be there, mesothelioma of lung can be there, upper airway cuff syndrome, drugs क्या पता काफी टाइम से ले रहा है, या हैबिट कफ सिंड्रोम, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे किसी पर्टिकुलर पेशेंट से, वो बोलेगा मुझे सब एक्यूट है, तो तब आप जब यू गोइंग टू लुक इनटू दिस, तब फिर आपको याद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। बट यू हैव टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, तभी जाके आपको याद होगा, राइट। नेक्स्ट हिस्ट्री इज गोइंग टू बी स्पूटम। स्पूटम में हम देखेंगे कलर, वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी एंड कहीं ओडर तो नहीं है, ठीक है। सो कलर इट कैन बी क्लियर ग्रे म्यूकॉइड, तो ये COPD में हो सकता है, COPD ब्रोंकिक्टिसिस विदाउट करंट इन्फेक्शन, राइट। सो व्हाट इज म्यूकॉइड, इस तरीके का आपको मिलेगा म्यूकॉइड, ठीक है। सो दिस इज अ बिट क्लियर और ग्रेइश कलर, तो ये म्यूकॉइड है। किसमें मिलेगा, COPD ब्रोंकिक्टिसिस, कोई करंट इन्फेक्शन नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी येलो म्यूकोप्यूरिलेंट, ये हो सकता है एक्यूट
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या एजमा में भी हो सकता है। तो म्यूकोप्यूरिलेंट की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी, यू कैन कंपेयर इट विद प्यूरिलेंट, ठीक है। तो प्यूरिलेंट तो बहुत सारा ऐसा ही हो जाएगा, ये होगा आपका म्यूकोप्यूरिलेंट, राइट। So we discussed gray, then we discussed yellow, black color pneumoconiosis, green color current infection, अभी हमने पिक्चर्स देखी उनमें ग्रीन कलर था, so that can indicate कि कोई करंट इन्फेक्शन है, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपके पास रेड ब्राउन रस्टी कलर। क्या आएगा? रेड ब्राउन रस्टी कलर। सो दिस इज द कलर रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। न्यूमोकोकल निमोनिया कैन बी देयर और क्लेप्सिला कैन बी देयर। देन पिंक सीरस फ्रॉथी, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, दे कैन बी एनचोविसॉस अमीबिक लिवर एब्सेस में ये होता है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप पूछ सकते हो कि आप उसको कंपेयर करें कि स्पून में कितना फिल हो जाएगा, इनफ टू फिल स्पून। अगर लार्ज वॉल्यूम ओवर लॉन्ग पीरियड बहुत है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इंक्रीज इन स्टिकीनेस या विस्कोसिटी, दे कैन बी ब्रोंकाइटिस। स्पूटम एज फर्म एज प्लग्स, ठीक है। इट इज कैन बी सीन इन एस्मा, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। वी हैव अ इमेज हियर, कैन यू सी दिस वन? देखो ये कितना फर्म है, तो ये म्यूकस का प्लग जैसा बन चुका है, एंड इट इज इन अ पेशेंट ऑफ एस्मा। देन लार्ज फ्रॉथी सिक्रीशन ओवर वीक्स मंथ्स, इसमें तो स्टिकीनेस थी, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन ये थोड़ी फ्रॉथ वाली है, तो इट कैन बी ब्रोंको एल्वुलर सेल कार्सिनोमा। इतने डिटेल में अगर आपने नहीं जाना है, आप सिर्फ पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कलर क्या था, ठीक है। ओडर आप पूछना है, कंसिस्टेंसी पूछना है, वॉल्यूम इज वेदर इट इज फाउल स्मेलिंग और नॉट, राइट। नेक्स्ट, अब फाउल स्मेलिंग का क्या रीजन रह सकता है? एनारोबिक इन्फेक्शन, ठीक है। अगर कोई लंग का एब्सेस है, राइट, तो अगर कोई लंग का एब्सेस है और एन एरोबिक इन्फेक्शन हो गया है, इवन इन ब्रोंकिएक्टेसिस आपको फाउल स्मेलिंग ओडर मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है हिमोप्टिसिस, कफिंग अप ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हिमोप्टिसिस के लिए आपने पूछना है ड्यूरेशन, नंबर ऑफ एपिसोड्स, फ्रेश ब्लड कलर, मतलब जो भी ब्लड का कलर है वो कितना था, अमाउंट, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद फूड पार्टिकल्स और नॉट, वाज कफ्ड अप फ्रॉम चेस्ट, आपको लगा कि आपने कहीं पेट से तो नहीं, आपको वॉमिटिंग वाला फील तो नहीं आया था, ऐसे आपको पूछना है। इफ यू लुक एट दी एसोसिएशंस, तो अगर फीवर भी है तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो सकता है इंक्लूडिंग टीबी। अगर रिकरेंट ब्लड स्ट्रीक्स एंड क्लियर स्पूटम आ रहा है तो मतलब लंग कैंसर हो सकता है। और यही चीज़ अगर प्यूरेंट स्पूटम में आ रहा है, सबसे लास्ट वाली जो फिगर थी, ठीक है, प्यूरेंट एकदम, उसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सडन विद प्यूरेटिक पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। अचानक से एम्बोलाई आके स्टक कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, उसको प्यूरेटिक पेन हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हिमोप्टिसिस हो सकता है अगर बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम का हो रहा है उसे। लंग कैंसर, देयर माइट बी अ लंग कैंसर इरोडिंग अ पल्मोनरी वेसल, देयर कैन बी ब्रोंकाइटिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, कैविटेटरी डिजीज, ठीक है, टीबी, एस्परजिलोमा। देन पल्मोनरी वास्कुलाइटिस, पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस malformation, right? There can be stridor, but before that we will again go through the associated features. Now if there is some anticoagulant use, ठीक है, मेडिकेशन इफेक्ट या कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, टोबैको यूज कर रहा है वो, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर हो सकता है। अगर उसको डिस्निया भी है, फटीक है, ऑर्थोपनिया है, पीएनडी है, फ्रॉथी पिंक स्पूटम, अब पीएनडी बोल दिया तो मतलब हार्ट की बात होगी ही होगी, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है उसे। फीवर, प्रोडक्टिव कफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सेस। जहाँ फीवर है वहाँ इन्फेक्शन है, तो एब्सेस को मत भूलना। हिस्ट्री ऑफ कैंसर कैन बी देयर, एंडोट्रैकियल मेटास्टेसिस फॉर्म कार्सिनोमा, ठीक है, कि उसको किसी चीज़ का ब्रेस्ट कोलोन या किडनी की हिस्ट्री अगर कैंसर की है तो ब्रोंकियल मेटास्टेसिस हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज, रिकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ विद कोपियस प्यूरिलेंट स्पूटम, सो ब्रोंकाइटिस या लंग एब्सेस हो सकता है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन, काफ टेंडरनेस, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इन्फेक्शन आ गया। टॉक्सिक सिम्टम्स है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। देयर कैन बी वेट लॉस, तो एम्फाइसीमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस। अगर मेलिना, अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं तो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक और पेप्टिकल, सो इसोफेजियल वेरिसेस हो सकता है। एसोसिएटेड विद मेंसेस, सो कैटामीनियल हेमोप्टिसिस, कैकेक्सिया, क्लबिंग और होर्सनेस, ठीक है। यहाँ लंग कैंसर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेकिन अगर क्लबिंग अगर आपको मिल रही है आपके पेशेंट में, थिंक ऑफ दीज रीजंस, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड लंग एब्सेस, ये तीनों आपको लर्न होने ही चाहिए क्योंकि क्लबिंग के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। कौन कौन है? लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड लंग एब्सेस। डलनेस टू परकशन, फीवर भी है, क्रेपिटेशंस भी है, निमोनिया, ये भी आपको लर्न होना चाहिए, निमोनिया के केसेस भी बहुत होते हैं, ठीक है। डलनेस है, फीवर है और क्रेपिटेशंस है। अनदर डिफरेंस व्हिच यू शुड बी नोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन हिमोप्टिसिस एंड हेमेटोमेसिस। ये होता है कफिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, कफ प्रीसीड्स हिमोप्टिसिस, और ये होता है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रीसीड्स हेमेटोसिस। हिस्ट्री ऑफ कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, दिस इज ब्राइट रेड इन कलर, दिस इज डार्क ब्राउन इन कलर। Then sputum remains blood stained after the attack for few days, usually followed by melena. This is mixed with sputum, mixed with gastric contacts. तो इसमें food particles आ सकते हैं. Blood is frothy due to admixture of air, airless and not frothy. Alkaline, acidic, ठीक है, तो ये frothy है क्योंकि ये आपके एयर के साथ मिक्स हो चुका है। ये alkaline है, पेट में एसिड होता है, एसिडिक है। Sputum contains hemosidrin latent macrophages, इसमें कोई macrophages नहीं मिलेंगे। यहाँ melena मिलेगा, यहाँ पे melena will be absent, right? बाकी there can be chest pain, right? वैसे आपका जो lung parenchyma है और visceral pleura है, दे हैव ओनली ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई, तो उनमें कुछ चीज़ होगी तो चेस्ट पेन नहीं होगी, इसका मतलब इससे बाहर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू चेक फॉर द साइट, सिवियरिटी, कैरेक्टर, ऑनसेट, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स। फ्यू रीजंस कैन बी, जैसे कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिस हो गया तो एंजाइना लाइक चेस्ट पेन उसको हो जाएगी। प्लूरिटिक पेन, ठीक है,
निमोनिया, पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स, न्यूमोथोरैक्स, लंग कैंसर में मिल सकती है। वर्स ऑन इंस्पिरेशन एंड कफिंग, शार्प स्टैबिंग नाइफ लाइफ अलाइक, साइट इट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द मिडलाइट, लोकलाइज्ड भी हो सकती है, वाइड एरिया में भी हो सकती है, या मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन हो सकती है, कार्डियक पेन। रीजंस बहुत होंगे चेस्ट पेन के, कुछ रीजंस जो रहेंगे वो हम सीरियस के साथ डिस्कस करेंगे। फीवर अगर है पेशेंट को, तो फीवर की हिस्ट्री जैसे भी आप लेते हैं, ऑनसेट ड्यूरेशन डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, सिवियरिटी देखनी है, उसकी एसोसिएशन देखना है। राइडर्स होते हैं जनरलाइज्ड अनकंट्रोलेबल एपिसोड्स ऑफ विगरस बॉडी शेकिंग लास्टिंग अ फ्यू मिनट्स। पेशेंट को ठंड लगेगी, वो एक्स्ट्रा क्लोथिंग मांगेगा, तो ये अगर हो रहा है तो उसको मे बी लोबार निमोनिया हो गया है, बैक्टीरियल सेप्सिस हो गया है, या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में भी होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजंस देखने हैं। ठीक है, सो इट कैन बी इन्फेक्शन, लंग कैंसर, लिम्फोमा, वेस्कुलाइटिस। नाइट स्वेट्स अगर हो रहे हैं तो मे बी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, टीबी का ध्यान रखें, लिम्फोमा हो सकता है। अगर पेशेंट को वेट लॉस भी हो रहा है तो लंग कैंसर हो सकता है, सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, एपेटाइट कम हो जाती है पेशेंट की। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, टीबी, ब्रोंकाइटिस। टीबी भी तो लंग का ही है ना, तो ये भी हो सकता है। स्लीपीनेस देखना है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस और रात को स्नोरिंग की हिस्ट्री हो, ये भी आपको देखना है। दिस इज गोइंग टू कम इनसाइड योर हिस्ट्री। अगर आपका पेशेंट स्मोकिंग करता है तो आपने वहाँ उसका पैक ईयर्स निकालने हैं हिस्ट्री में। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड पर डे इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्मोकिंग डिवाइडेड बाय 20। जैसे कि एक पेशेंट है वो दिन में 15 सिगरेट पीता है 40 साल से। ठीक है, तो 15 into 40 by 20 gives you 30 पैक ईयर्स। तो ये आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री में कैलकुलेट करना है। देन ड्रग हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, सिगरेट्स आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर सकती है। कफ के लिए आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आते हैं। देन ब्रोंकियोलाइटिस, ऑब्लिटरेंस हो सकता है, डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज हो सकती है। एस्ट्रोजेंस आपके क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कर रहे हैं। प्लूरल फ्यूजन भी देखो, एमियाड्रोन से हो रही है, फेनिटोइन से हो रही है, मीथोट्रेक्सेट से हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए आपके पास ओपियोइड्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपके पास रिएक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है, बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और डीमार्स। तो ड्रग हिस्ट्री भी आपने रेलेवेंटली वैसे ही लेनी है। रेस्ट भी दी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री वो आपने पूछनी है, एलर्जी की हिस्ट्री पूछनी है, सोशल हिस्ट्री पूछनी है, और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कैन अकर, राइट, जैसे कि एस्मा, राइनोकंजक्टिवाइटिस, सीओपीडी है भी है यहाँ पे, बिस्नोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ग्रैनुलोमा डिजीज, प्लूरल डिजीज, लंग डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स एंड पर्सनल हिस्ट्री। दिस ऑल इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम।